हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स फैक्ट्री में, जहां आज हम स्टडी में आगे बढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। हमारा आज का चैप्टर है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो हम इसका पहला टॉपिक देख इसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। द हाइड्रोलिक मशीन्स which convert the mechanical energy into hydraulic energy are called pumps. Hydraulic energy is in the form of pressure energy. If the mechanical energy is converted into pressure energy by means of centrifugal force acting on the field, the hydraulic machine is called centrifugal. तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा हाइड्रोलिक मशीन जो कन्वर्ट करे मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, उसको हम लोग पंप बोलते हैं। ये एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में होता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू होता है। द सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट्स एज अ रिवर्स ऑफ एन इनवर्ड रेडियल फ्लो reaction turbine. This means that the flow in centrifugal pump is in the radial outward direction. The centrifugal pump works on the principle of forced vortex flow, which means that when a certain mass of fluid is rotated by an external torque, the rise in pressure head of the rotating liquid takes place. The rise in the pressure head at any point of the rotating liquid is proportional to the square of the tangential velocity of liquid at that point, that is rise in pressure head, that is equal to v square by 2g, और ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। तो हेयर वी कैन सी, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन जो हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, उससे रिवर्स काम करता है। और इसका मतलब होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में फ्लो होता है वो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेकिन ये उसका रिवर्स जाए। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो वर्क करता है फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो पे, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो पे, जिसका मतलब होता है कि सर्टेन मास ऑफ लिक्विड जो है रोटेट होता है कोई एक्सटर्नल टॉर्क पे, और जो प्रेशर हेड में राइज होता है वो तो प्रेशर हेड में जो राइज होता है वो रोटेटिंग लिक्विड के कारण होता है। प्रेशर हेड में जो राइज होता है किसी भी पॉइंट पे, वो रोटेटिंग लिक्विड के कारण होता है, और वो प्रोपोर्शनल होता है उस लिक्विड के टेंजेंशियल वेलोसिटी के स्क्वायर का। The centrifugal pump acts as a reverse of an inward radial flow reaction turbine. This means that the flow in centrifugal pump is in the radial outward direction. The centrifugal pump works on the principle of forced vortex flow, which means that when a certain mass of liquid is rotated by an external torque, the rise in pressure head of the rotating liquid takes place. The rise in pressure head at any point of the rotating liquid is proportional to the square of tangential velocity of the liquid at that point, and the rise in pressure head value is taken out by the formula v square by 2g or omega square r square by 2g. Thus, at the outlet of the impeller, where radius is more, the rise in pressure head will be more, and the liquid will be discharged at the outlet with a high pressure head. Due to high pressure head, the liquid can be lifted to a high level. तो दोस्तों हम लोग यहाँ देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो एक्ट करता है रिवर्स किस चीज़ का, तो वो होता है इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, जिसका मतलब होता है कि फ्लो इन जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो पे, जिसका मतलब है कि एक सर्टेन मास ऑफ लिक्विड जो है वो रोटेट करता है एक एक्सटर्नल टॉर्क के कारण, और जो राइज इन प्रेशर हेड ऑफ द रोटेटिंग लिक्विड होता है वो अकर होता है, यानी कि रोटेटिंग लिक्विड के कारण प्रेशर हेड में राइज होता है। जो राइज इन प्रेशर हेड होता है किसी एक पॉइंट पे, वो एक रोटेटिंग लिक्विड का वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी के, उस लिक्विड का। और उस पॉइंट पे जो राइज इन प्रेशर हेड का वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो होता है वी स्क्वायर बाई 2g या फिर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। अब हम लोग देख सकते हैं कि आउटलेट ऑफ द इम्पेलर जो होता है वहाँ पे रेडियस जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो राइज इन प्रेशर हेड जो होता है वो ज़्यादा होगा, और जो लिक्विड डिस्चार्ज होगा वो आउटलेट पे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हेड है, और ज़्यादा प्रेशर हेड होने के कारण द लिक्विड जो है वो हाई लेवल तक लिफ्ट हो सकता है। हमारा अगला टॉपिक है मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। The following are the main parts of a centrifugal pump. First is impeller, second is casing, third is suction pipe with a foot valve and a strainer, and fourth is the delivery pipe.
So we can see here the definition of first part, that is impeller. So it is the rotating part of a centrifugal pump is called impeller. It consists of series of backward curved vanes. The impeller is mounted on a shaft which is connected to the shaft of an electric motor. तो दोस्तों यहाँ जैसा बताया गया है, इम्पेलर जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का रोटेटिंग पार्ट होता है। ये एक ऐसा सीरीज कंसिस्ट करता है जिसमें बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स होते हैं, यानी पीछे की तरफ मुड़े हुए वेन्स। ये इम्पेलर जो होता है वो शाफ्ट पे लगा होता है, और ये जो शाफ्ट होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा हुआ होता है। हमारा अगला टाइप जो है, मेन पार्ट जो है वो है केसिंग। द केसिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज सिमिलर टू द केसिंग ऑफ अ रिएक्शन टर्बाइन। It is an airtight passage surrounding the impeller and is designed in such a way that kinetic energy of water discharge at outlet of the impeller is converted into pressure energy before the water leaves the casing and enters the delivery pipe. The following three types of casing are commonly adopted. So friends, here we can see the definition of casing, that is the casing of centrifugal pump जो होता है वो रिएक्शन टरबाइन के केसिंग से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। ये भी एक एयर टाइट पैसेज होता है, जिसमें जो इम्पेलर जो है वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वाटर का जो है काइनेटिक एनर्जी है वो डिस्चार्ज हो जाए आउटलेट पे इम्पेलर के, और वो जो एनर्जी निकला है वो कन्वर्ट हो जाए प्रेशर एनर्जी में, जो कि केसिंग से लीव होने से पहले एब्जॉर्ब हो जाए, और तब वाटर जो है वो डिलीवरी पाइप में जाए। हम लोग इसका 3 को टाइप देखेंगे केसिंग का, जो आगे है। पहला होता है वॉल्यूट केसिंग, दूसरा होता है वॉर्टेक्स केसिंग, और तीसरा होता है केसिंग विथ गाइड ब्लेड। टाइप्स में हमारा पहला टाइप्स है वॉल्यूट केसिंग। फिगर 19.1 shows the volute casing which surrounds the impeller. It is of the spiral type in which the area of flow increases gradually. The increase in area of flow decreases the velocity of flow. The decrease in velocity increases the pressure of water flowing through the casing. It has been observed that in case of volute casing, the efficiency of the pump increases slightly as a large amount of energy is lost due to the formation of eddies in this type of casing. तो दोस्तों हम लोग यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूट केसिंग पढ़ रहे हैं। तो फिगर 19.1 में हमें वॉल्यूट केसिंग का दर्शाया गया है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये इम्पेलर को सराउंड करता है। ये स्पाइरल टाइप का होता है जो कि एरिया ऑफ फ्लो को धीरे धीरे बढ़ाता है। ये जो एरिया ऑफ फ्लो को धीरे धीरे बढ़ाता है, इससे जो होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो यानी बहने का जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे घट जाता है, और ये डिक्रीज इन वेलोसिटी जो होता है वो वाटर का प्रेशर जो है फ्लोइंग थ्रू द केसिंग, यानी केसिंग में जो पानी का फ्लो होता है उसको उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए ये आपको इंक्रीज इन एरिया कराया जाता है। ये ये केसिंग का इट हैज़ बीन ये हमें हम लोग ऑब्जर्व किए हैं कि वॉल्यूट केसिंग के केस में एफिशिएंसी ऑफ पंप जो है वो हल्का सा बढ़ जाता है, और बहुत सारा हमारा एनर्जी जो है हमारा वो लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉर्मेशन ऑफ एडीज होता है इस टाइप ऑफ केसिंग में। तो हम यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा फोटो हो गया। ये मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो हम ये देख सकते हैं, ये हमारा डिलीवरी पाइप हो गया, ये हमारा डिलीवरी वाल्व हो गया, ये हमारा केसिंग को दिखाया गया है। ये देखिए केसिंग का एरिया जो है यहाँ बढ़ते गया है, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ इसका माउथ है, और यहाँ पे माउथ इसका इतना बड़ा हो गया है। ये आपको इम्पेलर दिखाया जा रहा है। इम्पेलर जो है ये बीच वाले सेंट्रल पार्ट को कहते हैं, और मैं इसको इरेज करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। और ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो सबसे सेंटर वाला पार्ट है इसको आई ऑफ द पंप कहा गया है। अब ये देखिए नीचे से जो जहाँ पे पानी है वहाँ से जो पानी खींचा आ रहा है उस पाइप को सम्प कहा गया है, और इसको सक्शन पाइप कहा गया है। तो ये हमारा मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप है। अब हम अगले टाइप पर चलते हैं। हमारा अगला जो टाइप है वो है वॉर्टेक्स केसिंग, जिसके बारे में अभी हम देख रहे हैं। If a circular chamber is introduced between the casing and the impeller, as shown in the figure 19.2a, the casing is known as vortex casing. By introducing the circular chamber, the loss of energy due to the formation of eddies is reduced to a considerable extent. Thus, the efficiency of pump is more than the efficiency only when the volute casing is provided. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्कुलर चैम्बर इंट्रोड्यूस किया जाता है केसिंग और इम्पेलर के बीच में, जैसा हम लोग देखेंगे अभी 19.2 ए फिगर में। इस केसिंग को हम लोग वॉर्टेक्स केसिंग कहते हैं।
तो सर्कुलर चैम्बर के इंट्रोड्यूस होने से लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है हमारा एडी के द्वारा, वो थोड़ा घट जाता है एक कंसिडरेबल एक्सटेंट तक, यानी जितना हम लोग मान सकें। और तो एफिशिएंसी ऑफ पंप जो है वो हमारा और बढ़ जाता है, और एफिशिएंसी तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल यहाँ कहा गया है कि वॉल्यूट केसिंग से ज़्यादा हमारा एफिशिएंसी वॉर्टेक्स केसिंग में आता है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है केसिंग विथ गाइड ब्लेड्स। दिस केसिंग इज shown in figure 19.2b, in which the impeller is surrounded by a series of guide blades mounted on a ring which is known as a diffuser. The guide vanes are designed in such a way that the water from the impeller enters the guide vanes without stop. Also, the area of the guide vanes increases, thus the reducing the velocity of flow through the guide vanes and consequently increasing the pressure of water. The water from the guide vanes then passes through the surrounding casing, which is in most of the cases concentric with impellers as shown in figure 19.2b. तो दोस्तों हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ केसिंग में, इसमें जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है केसिंग का। जो हमारा थर्ड टाइप है वो है केसिंग विद गाइड ब्लेड्स। इसमें बताया गया है कि इम्पेलर जो है वो सराउंडेड होता है सीरीज ऑफ गाइड ब्लेड्स, यानी ब्लेड्स के थ्रू ये गाइडेड होता है, और ये माउंटेड रहता है एक रिंग पर ढेर सारा गाइड ब्लेड जो होता है वो लगा रहता है, जिसको हम लोग डिफ्यूज़र कहते हैं। ये जो गाइड वेंस होता है ये इस तरह डिज़ाइन होता है कि वाटर जो है इम्पेलर से सीधे इंटर करता है गाइड वेंस से बिना किसी स्टॉप के, यानी बिना किसी रुकावट के। अब हम लोग देख सकते हैं कि एरिया ऑफ गाइडवेंस जो है वो भी इंक्रीज करता है, और इसके कारण जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो गाइडवेंस के थ्रू डिक्रीज होता है, और इसके कारण जो प्रेशर ऑफ वाटर है वो बढ़ जाता है। अब जो पानी है वो गाइडवेंस से तब पास करता है और केसिंग के सराउंडिंग से होते हुए, यानी केसिंग में पानी रगड़ाते हुए जब आगे बढ़ता है, तो विच इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस कॉन्सेंट्रिक विद द इम्पेलर। तो ये इम्पेलर का जो है वो कॉन्सेंट्रिक हो जाता है। इसका हम फिगर 19.2b में देखेंगे। तो दोस्तों अ, अ, हमारा टाइप्स ऑफ केसिंग खत्म हो चुका है, और मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमारा तीसरा पार्ट जो है वो सक्शन पाइप विद अ फुट वाल्व एंड अ स्ट्रेनर। A pipe whose one end is connected to the inlet of the pump and the other end dips into water in a sump is known as suction pipe. A foot valve, which is a non-return valve or a one-way type of valve, is fitted at the lower end of the suction pipe. The foot valve opens only in the upward direction. A strainer is also fitted at the lower end of the suction pipe. तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा पाइप है जो कि सिर्फ एक एंड पे कनेक्टेड होता है, जो कि इनलेट ऑफ द पंप होता है। बाकी जो एंड होता है वो पानी में सम्प के अंदर डूबा हुआ रहता है, और इसको सक्शन पाइप हम लोग कहते हैं। एक फुट वाल्व भी होता है जो कि एक नॉन रिटर्न वाल्व है, यानी कि ये एक तरफ का वाल्व होता है, जिसमें जो कि एक तरफ से सिर्फ फिट किया जाता है, और दूसरा जो है वो सक्शन पाइप के अंदर डूबा रहता है। और ये जो फुट वाल्व है ये सिर्फ ऊपर की तरफ खुलता है। और एक स्ट्रेनर भी लगाया जाता है, ये भी जो है सक्शन पाइप के लोअर एंड पे, यानी आखिरी निचले हिस्से पर लगाया जाता है। तो देख सकते हैं हम लोग दोस्तों, ये हमारा वॉटेक्स केसिंग के लिए फिगर, और ये केसिंग विद गाइड ब्लेड्स के लिए फिगर है। तो आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन जो है के अंदर जो है वो वॉटेक्स चैम्बर कहला रहा है। ये सेंट्रल पार्ट इम्पेलर होता है, ये हमने ऊपर भी देखा मेन डायग्राम में सेंट्रीफ्यूगल पंप के। अब देखिए केसिंग विथ गाइड ब्लेड्स में जब आते हैं तो इम्पेलर के ऊपर एक केसिंग लगा हुआ है जिसमें गाइड वेंस है, और इसमें जो है पानी जो है स्टॉक के हिसाब से उस तरह से मूव करता है, और ये सक्शन करता है, सक्शन पाइप लगा हुआ रहता है इसमें। इसके इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है। अगला हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में, वो है डिलीवरी पाइप। A pipe whose one end is connected to the outlet of the pump and other end delivers the water at a required height is known as delivery pump. एक ऐसा पाइप जिसका एक एंड जो है वो आउटलेट पे कनेक्टेड होता है, और दूसरा एंड जो है वो इतना हाइट पे लगा रहता है ताकि पानी को वो डिलीवर कर सके, तो उसको हम लोग डिलीवरी पाइप का। अगला टॉपिक है वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप और बाय इम्पेलर ऑन वाटर। In case of the centrifugal pump, work is done by the impeller on the water. The expression for the work done by the impeller on the water is obtained by drawing velocity triangles at inlet and outlet of the impeller in the same way as for a turbine. The water enters the impeller radially at inlet for best efficiency of the pump, which means the absolute velocity of water at inlet makes an angle of 90 degrees.
with the direction of motion of the impeller at inlet. Hence, angle alpha is equal to 90 degree and VW1 is equal to 100. 0. Sorry. For drawing the velocity triangle, the same notations are used that used for turbine. Figure 19.3 shows the velocity triangles at the inlet and outlet tips of the vane fixed to an impeller. So friends, we can see here the figure we have got velocity triangles at inlet and outlet. So you are thinking that where it is. So here we can see this is the inlet triangle and this is the outlet triangle. Oh, so let me clear the object for you. So here we can see this is the outlet of the jet, this is the inlet of the jet, and here we will understand it in Hindi. तो हम देख रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में वर्क डन जो होता है वो इम्पेलर करता है पानी पे। अब ये एक्सप्रेशन जो है वर्क डन का वो इम्पेलर का दिया जाता है वाटर के थ्रू वेलोसिटी ट्रायंगल के मदद से। ये वेलोसिटी ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं इनलेट और आउटलेट पे और ये वैसे ही निकाला जाता है जैसे हम लोग ने टरबाइन चैप्टर में निकाला जिसका मैंने वीडियो भी बनाया और आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। ये वाटर जो है इम्पेलर में घुसता है रेडियल डायरेक्शन से यानी रेडियली घुसता है और इनलेट पर बेस्ट इफिशिएंसी देता है पंप को जिसका मतलब है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो वाटर का होगा इनलेट पे वो 90 डिग्री बनाता है विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इम्पेलर एट इनलेट यानी कि मोशन ऑफ इम्पेलर एट इम्पेलर के मोशन के साथ साथ ये 90 डिग्री बनाता है इनलेट पे यानी कि अल्फा का वैल्यू हमारा 90 डिग्री हो गया और VW1 का जो नोटेशन है उसकी वैल्यू 0 रह गई। अब वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने के बाद हम ये फिर से बताया गया है कि ये टरबाइन की तरह ही यूज होता है और वेलोसिटी ट्रायंगल जो है वो आउटलेट और इनलेट पे वेन्स जो होता है फिक्स्ड होता है एक इम्पेलर पर। अब यहाँ हमें दिखाया गया है एन जो होता है वो स्पीड ऑफ द इम्पेलर होता है, आरपीएम में D1 हमारा डायमीटर होता है, U1 हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है इम्पेलर का इनलेट पर और उसके बाद हमारा वैल्यू जो है D1 का वो आया पाई D1N/60। अब डी सॉरी ये U1 का वैल्यू है, D2 हमारा डायमीटर ऑफ इम्पेलर एट आउटलेट हो जाएगा और U2 का वैल्यू हम देख सकते हैं जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारा निकलेगा उसका वैल्यू आ गया पाई D2N/60। अब V1 हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर है, VR1 हमारा रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, अल्फा हमारा एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो गया एट इनलेट विद डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन और थीटा हो गया एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी एट एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ। तो थीटा जो है हमारा एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी है इनलेट पे विद डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन है। हमारा VR2 बीटा और पाई जो है वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है आउटलेट पर जैसा हमने इनलेट पे देखा सारा वैल्यू और एज द वाटर enters the impeller radially which means the absolute velocity of water at the inlet is in the radial direction and hence angle alpha is equal to 90 degree and VW1 is equal to 0। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पानी जब घुसता है इम्पेलर पे तो वो रेडियली मूव करता है जिसका मतलब होता है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर जो होता है इनलेट पर वो रेडियल डायरेक्शन में होता है और अल्फा का वैल्यू जो है यहाँ पर 90 डिग्री और VW1 का वैल्यू 0 हो जाता है। A centrifugal pump is the reverse of a radially inward flow reaction turbine, but in the case of radially inward flow reaction turbine, the work done by the water on the runner per second per unit weight of the water striking per second is given by the following equation. Work so हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो रेडियली इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन का रिवर्स प्रोसेस है लेकिन रेडियली इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन में और वर्क डन जो निकलता है पानी का रनर पे पर सेकंड पर यूनिट वेट पे जो वाटर स्ट्राइक करता है पर सेकंड तो उसके लिए ये इक्वेशन दिया जाता है जो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था और वर्क डन का जो वैल्यू है वो भी हम जब केस ऑफ टरबाइन लेते हैं तो हमारा इक्वेशन ये निकलता है। तो वर्क डन बाई इम्पेलर ऑन वाटर पर सेकेंड होता है उसका इक्वेशन हमारा हो जाता है W/G इंटू VW2U2। तो यहाँ पे हमारा W जो है वो वेट ऑफ वाटर है जिसका वैल्यू हम लोग रो इंटू जी इंटू क्यू से निकालते हैं। क्यू जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर और क्यू का निकालने के लिए हम लोग एरिया इंटू वेलोसिटी करते हैं जो कि होता है पाई D1 B1 इंटू VF1। तो यहाँ पे B1 और B2 जो है वो इम्पेलर का विड्थ है इनलेट और आउटलेट पे और VF1 F2 जो है
वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है इनलेट और आउटलेट पे। अब इक्वेशन जो है आपको देता है हेड इम्पार्टेड टू द वाटर बाय द इम्पेलर और एनर्जी गिवन बाय द इम्पेलर टू द वाटर पर यूनिट पर सेकेंड। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला है 19.1 में, 1/G BW2U2, जहाँ पे BW1